मनुष्यों के लिए यह हमेशा वे चीजें होती हैं जिन्हें वे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिनके प्रति वे सबसे अधिक जुनूनी होते हैं। शादी जारी रही और जगत मेहरा ने पूरे मुख्य विवाह स्थल पर अपनी निगरानी बनाए रखी। हालांकि यह कुछ हद तक व्यर्थ लग रहा था, क्योंकि उन्होंने बिना किसी दुर्घटना का सामना किए अनगिनत शादियों में भाग लिया था। फिर भी जानकारी को देखना और इकट्ठा करना उसकी प्रवृत्ति बन गया था, और वह इसका उपयोग कई मेहमानों के अपने समझ मॉडल को पूरा करने के लिए कर सकता था। कौन जानता था कि यह बाद में काम आ सकता है। नवविवाहितों के प्रवेश करने के बाद मेहमानों ने जल्द ही उन 3 दुल्हन की सहेलियों पर चर्चा करना शुरू कर दिया, जिन्होंने दुल्हन का पीछा किया था, क्योंकि वे तीनों ताजा, सुंदर और बहुत सुंदर थे। बेशक जिन लोगों ने सबसे अधिक जीवंत रूप से चर्चा की वे एकल पुरुष थे, जो दूल्हे या दुल्हन से परिचय के लिए पूछने के विभिन्न संभावित तरीकों पर विचार कर रहे थे। यहां तक कि उनके विश्वविद्यालय के सहपाठियों की मेज भी चर्चा से गूंज रही थी। हालांकि जतिन ने अपना हाथ खारिज करते हुए कहा, परेशान मत हो, उन तीनों को पहले ही ले लिया गया है। सबसे लंबा दुल्हन का सहपाठी है और उसका प्रेमी वहां बैठा है। उसे देखें। हाँ, सबसे सुंदर। एक दर्पण निकालें और देखें कि क्या आप में से कोई भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। शाबलूत बालों वाली भी दुल्हन की सहपाठी है और उसका एक प्रेमी है जो वर्तमान में सेना में है, शीर्ष प्रकार का। चश्मे वाली प्यारी लड़की के बारे में क्या? वह ऐसा लग रहा है जैसे उसने अभी अभी कॉलेज से स्नातक किया है। क्या उसका कोई प्रेमी भी है? यह पूछने वाले यशवर्धन थे। जतिन ने हंसते हुए कहा, मैंने आपको बताया है, उन तीनों को ले जाया गया है। बेशक वह कोई अपवाद नहीं है और आप सभी उसके प्रेमी को जानते हैं। मुझे मत बताओ कि यह तुम हो। यशवर्धन ने घृणा की दृष्टि से कहा। बजौफ, मैं जगत मेहरा के बारे में बात कर रहा हूं। वह लड़की जगत मेहरा की है, जतिन ने विजयी होकर उत्तर दिया। प्रदीप भाटी के साथ टोस्ट कर रहे जगत मेहरा ने सुना और थोड़ा असहाय महसूस किया। उन्होंने जतिन से रश्मि सिंह का जिक्र नहीं किया था। प्रदीप भाटी ने उन्हें बताया होगा। रश्मि सिंह के इन पुराने परिचितों के बीच ऐसा लग रहा था कि हर कोई स्वाभाविक रूप से उसे और उसे प्रेमी और प्रेमिका के रूप में सोचता था, या ऐसा होना तय था उनकी टिप्पणियों के आधार पर, जिसमें रश्मि सिंह की बहन, भावी बहनोई और कविता बंसल शामिल थे। यह बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। जगत मेहरा को थोड़ा परेशानी महसूस हुई। वह खुद से कहता था कि वह और रश्मि सिंह सिर्फ साधारण दोस्त हैं, जैसे वह कविता बंसल और जिया राठौड़ के साथ घूमते थे। वास्तव में ऐसा ही है, उनका रिश्ता दोस्ती से आगे नहीं गया। लेकिन अगर समय के साथ आसपास के लोगों को गलत आइडिया आने लगे तो यह रश्मि सिंह के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। सौभाग्य से नए साल के बाद उसे ज्यादातर समय इस शहर में नहीं रहना चाहिए और लोगों के विचार स्वाभाविक रूप से बदल जाएंगे, है ना? जगत मेहरा को आश्चर्य की बात यह थी कि दुल्हन की सहेलियों की तुलना में भी अधिक मेहमान उनकी चर्चा कर रहे थे। जगत मेहरा बहुत बदल गया है। जब मैंने उसे पहले देखा था तो मैंने उसे मुश्किल से पहचाना, एक महिला सहपाठी ने कहा। हाँ, अब वह गंजा है, उसका शरीर अधिक मांसल है और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वह लंबा हो गया है। हम एक ही ऊंचाई के हुआ करते थे, लेकिन अब वह थोड़ा लंबा लगता है। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह वर्कआउट करने के बाद अधिक ईमानदार लगता है। यह एक सहपाठी था जो पड़ोस के छात्रावास में उनके साथ वीडियो गेम खेलता था। यह सिर्फ उपस्थिति नहीं है, मुझे लगता है कि उनका पूरा व्यवहार और व्यक्तित्व बदल गया है। अगर उन्होंने अपना परिचय जगत मेहरा के रूप में नहीं दिया तो मुझे लगता है कि मैं उनके साथ एक दिन बिताने के बाद भी उन्हें पहचान नहीं पाता। मोहित अत्री ने कहा। हाँ, जगत वास्तव में अंतर्मुखी हुआ करता था। वह कक्षा की गतिविधियों में ज्यादा बात नहीं करता था। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में केवल एक कक्षा के पुनर्मिलन में भाग लिया और तब भी उन्होंने केवल जीतन तोमर, प्रदीप भाटी और हमारे वर्ग नेता के साथ बात की। वह बहुत मिलनसार और अलग थलग लग रहा था। पर अब क्या आप लोगों ने देखा है कि वह मेहमानों के साथ कैसा व्यवहार करता है? उसका शिष्टाचार मुझसे भी बेहतर है और मैं 5 साल से बिक्री में हूं। एक अन्य पुरुष सहपाठी ने शोक व्यक्त किया।
क्या जगत हमेशा एक टेक कंपनी में काम नहीं करता था? अगर मुझे सही से याद है तो वह इतने वर्षों तक तकनीकी काम में रहे, तो वह इतना कैसे बदल सकता है? पहली महिला सहपाठी ने आश्चर्य से पूछा। क्लास लीडर लुलू ने समझाया, कंपनी जगत में काम करती थी, बंद हो गई, अब वह फ्रीलांस नौकरियां कर रहा है। फ्रीलांस काम? तो वह अकेले रह रहा है और बाहरी अनुबंध ले रहा है? किसी ने पूछा। जतिन ने फिर से कहा, जगत मेहरा आपके औसत आउटसोर्स किए गए कार्यकर्ता से बहुत दूर है। आप उस महिला को वहां पर देखते हैं जो छोटे बालों वाली मुख्य मेज के पास बैठी है? वह मौलाना होंगपू की पोती है। यदि आपने मौलाना होंगपू के बारे में नहीं सुना है तो आपने कम से कम इन कंपनियों के बारे में सुना है ना? इसके बाद उन्होंने 5 जानी मानी कंपनियों का नाम लिया और फिर कहा, ये सभी कंपनियां मौलाना परिवार के स्वामित्व में हैं। यह मिस मौलासी खुद एक राष्ट्रव्यापी चेन कंपनी का प्रबंधन करती हैं। जगत मेहरा के साथ सहयोग करने की इच्छा के बावजूद हमारे शहर में जगत मेहरा को मनाने के लिए उन्हें निश्चित रूप से बहुत प्रयास करना पड़ा। वह यहाँ प्रदीप भाटी की शादी में शामिल होने के लिए मुख्य रूप से इसलिए आई हैं क्योंकि वह जगत मेहरा से मिलना चाहती हैं। चंचल मौलासी भी शादी के लिए आए थे, पहले सूट की दुकान पर उनसे मिले थे और बाद में एक साथ रात का खाना और ड्रिंक कर रहे थे। वह कीर्तिका देसाई के साथ बहुत अच्छी तरह से मिल गई और उन्होंने संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। कीर्तिका देसाई ने शायद रास्ते में उन्हें शादी में आमंत्रित किया था और चंचल मौलासी समारोह में खड़े नहीं हुए, आसानी से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। शेखी बघारना बंद करो, भले ही वह वास्तव में मिस मौलसी हो जिसका आपने उल्लेख किया है और एक कंपनी की प्रभारी एक शक्तिशाली महिला है, कंपनी की टीम और पेशेवरों को सहयोग संभालना चाहिए। यह उसके नीचे होगा कि वह पद छोड़ दें और व्यक्तिगत रूप से इससे निपटे, जब तक कि उसे जगत मेहरा पसंद न हो। यशवर्धन ने कहा, जतिन पर विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन एक पुरुष सहपाठी जिसने ज्यादा बात नहीं की थी, उसने आखिरकार कहा, जीतन तोमर ने जो कहा वह सच होना चाहिए। मुझे पता था कि मिस मौलासी पहले से, वह वास्तव में मौलाना होंगपू की पोती है और वह अब एक बड़ी कंपनी का प्रबंधन करती है। जब मैं पहले होटल के बाहर उसके पास भागा तो मैंने उसका अभिवादन किया। मैं उसे याद करता हूं, लेकिन वह मुझे याद नहीं करती है। लेकिन जब मैंने उल्लेख किया कि मैं दूल्हे की विश्वविद्यालय की सहपाठी थी, तो उसने तुरंत पूछा कि क्या मैं जगत मेहरा को जानता हूं, और फिर मुझे बताया, जगत मेहरा वर्तमान में उनके बिजनेस पार्टनर हैं। यह सुनकर जतिन ने गर्व से कहा, देखो, मैंने झूठ नहीं बोला। जगत मेहरा, जिन्होंने इन वार्तालापों को दूर से सुना, उन्हें मुंह की ओर मुंह करने की इच्छा महसूस हुई। उसी समय उन्हें पता चला कि चंचल मौलासी और कीर्तिका देसाई के भाई भी उनसे जुड़ी किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। मेरे जीजा का गंजा सहपाठी वास्तव में कुछ है, वह शादी की सभी प्रक्रियाओं और सभी मेहमानों को जानता था और सब कुछ व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करता था। मेरे माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। वे मजाक करते हैं कि अगर उनकी एक और बेटी होती तो वे उसे दामाद के रूप में भी चाहते थे। मैं हमेशा अपनी बहन से कहता हूं कि हमें उसे प्रबंधन के लिए अपनी कंपनी में भेज देना चाहिए। कीर्तिका देसाई के भाई ने हंसते हुए चंचल मौलासी को बताया। चंचल मौलासी मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम एक शर्त लगाते हैं, अगर आप जगत मेहरा को अपनी कंपनी में शामिल होने के लिए मना सकते हैं, तो मैं उस आपूर्ति समझौते से सहमत हो जाऊंगा जिसका आपने उल्लेख किया था। हमारी कंपनी को इस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित करने के लिए नहीं मिला। हम अपनी टीमों को बाद में विवरण तैयार करने के लिए कह सकते हैं। कीर्तिका देसाई के भाई को दबोच लिया गया और फिर जल्दी से अपना सिर हिलाया, कोई शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं। अब चंचल मौलासी की बारी थी, क्यों? मैंने यह भी नहीं कहा है कि अगर आप अभी तक हार गए तो क्या होगा। कीर्तिका देसाई के भाई ने उदास होकर जवाब दिया, मैं आपके भाई अर्जुन मौलासी को जानता हूं। चंचल मौलासी को तुरंत एहसास हुआ, क्या वह मुझे बुरा भला कह रहा था? मुझे अनुमान लगाने दो, चालाक, ठंडे खून वाला। हे। कीर्तिका देसाई के भाई ने इस सवाल को टाल दिया, इसके बजाय पूछा, निर्देशक मौलासी को मेरे बहनोई के सहपाठी में काफी दिलचस्पी है? हम वर्तमान में व्यापार भागीदार हैं। चंचल मौलासी ने जवाब दिया। यह सुनकर जगत मेहरा को थोड़ा असहाय महसूस हुआ।
चंचल मौलासी सभी को क्यों बता रहे थे कि वे बिजनेस पार्टनर हैं? उन्होंने केवल एक परियोजना पर सहयोग किया। यह सिर्फ एक ग्राहक प्रदाता संबंध है, साझेदारी नहीं। शादी के भोज में न सिर्फ यूनिवर्सिटी के सहपाठी और जगत मेहरा को पहले से जानने वाले चंचल मौलासी ही उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, बल्कि कई मेहमान भी उनसे चर्चा कर रहे थे जो पिछले 2 दिनों में पहली बार उनसे मिले थे, खासकर जो बड़े थे। यह सक्रिय, अच्छी तरह से बोलने वाला, स्मृति श्रेष्ठ गंजा दूल्हे जो लगभग सभी के नाम याद रख सकता था, ने वास्तव में उन पर गहरी छाप छोड़ी थी। अब जगत मेहरा लगातार दूल्हे की तरफ से था और हर कोई जिसने उस विशिष्ट गंजे सिर को देखा, वह उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। हालांकि प्रशंसा की जाना एक अच्छी बात है, जगत मेहरा की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वह वास्तव में बहुत से लोगों पर एक मजबूत छाप नहीं छोड़ना चाहते थे। सौभाग्य से शादी के भोज के दौरान उनके साथ अधिकांश लोगों की बातचीत मुश्किल से कुछ वाक्यों से आगे चली, इसलिए उनके बारे में उनकी कोई भी धारणा उसके बाद जल्दी से फीकी पड़ जानी चाहिए। जैसे ही दूल्हा और दुल्हन मंच पर अपने भाषण दे रहे थे, बैंक्वेट हॉल के बाहर एक आवाज ने उनका ध्यान खींचा। आप बस कप पकड़े हुए वहां चलते हैं और दिखावा करते हैं कि आप उसे टोस्ट करने जा रहे हैं, फिर उसकी सामग्री को उसके चेहरे पर छिड़के। जैसे ही आपका काम पूरा हो जाए, दौड़ें। आप एक महिला हैं, वे पहली बार में प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे, वे आपको परेशानी नहीं देंगे। बस फोटो में दिख रहे आदमी के लिए निशाना लगाओ। यदि आप उसे पहचान नहीं सकते हैं, तो बस इसे दूल्हे पर छिड़के जाओ। एक बार जब आप यह काम पूरा कर लेते हैं, तो हम भी हैं। चिंता मत करो, मेरा शब्द मेरा बंधन है। यह एक पुरुष की आवाज थी और वह जिसे निर्देश दे रहा था वह एक महिला थी। चूंकि अभी होटल में होने वाली एकमात्र शादी यही थी, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि दूल्हे ने प्रदीप भाटी को संदर्भित किया था। जगत मेहरा की भौहें तन गईं क्योंकि उन्होंने दरवाजे पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। जल्द ही उसने एक घबराई हुई युवती को स्टेन ग्लास पकड़े हुए बैंक्वेट हॉल में जाते देखा। गिलास में हल्का पीला तरल बियर या व्हाइट वाइन की तरह लग रहा था, लेकिन जगत मेहरा को यकीन था कि यह मूत्र था। यह क्या द्वेष हो सकता है? किसी की शादी के दिन पेशाब फेंकने की घटना? जगत मेहरा का गुस्सा तब बढ़ गया जब वह शादी के घर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया, तो वह स्टेन ग्लास वाली महिला का सामना कर रहा था। युवती ने जल्दी से जगत मेहरा को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। जैसे ही उनकी आंखें मिलीं, वह धीमी हो गई, उसकी अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। जब जगत मेहरा उससे लगभग 5 या 6 मीटर की दूरी पर था, तो वह पीछे हटने के लिए मुड़ी। उसके कदम तब तक तेज हो गए जब तक कि वह बैंक्वेट हॉल से बाहर नहीं निकल गई। जगत मेहरा, अभिव्यक्तिहीन और जल्दबाजी में, उसके पीछे पीछे आया, बैंक्वेट हॉल से बाहर निकल गया और लापरवाही से दरवाजे बंद कर दिए। इसके तुरंत बाद उन्होंने होटल के गलियारे में वॉशरूम की ओर जाने वाली युवती की पीछे हटती हुई आकृति को देखा। उसने स्टेन ग्लास पकड़ रखा और तेजी से एक आदमी के पास चली गई जो एक दीवार के खिलाफ झुक रहा था, अपने फोन को देख रहा था। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया और उसे देखा, उसने गिलास से मूत्र को उसके ऊपर छींटे दिए। जगत मेहरा को पता था कि वह आदमी वही है जिसकी आवाज उसने पहले सुनी थी। उस आदमी ने जो कहा था उसे सुनने के बाद जगत मेहरा ने स्थिति को संभालने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। अंततः यह फैसला किया कि वह बैंक्वेट हॉल के भीतर घटना नहीं होने देगा और वह भड़काने वाले को भागने नहीं देगा। अगर वह अपनी आंत की भावना का पालन करता है, तो जगत मेहरा ने सोचा कि वह टॉयलेट में उस आदमी को पीट सकता है और सवाल कर सकता है कि वह इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। हालांकि तर्कसंगत रूप से कहें तो उन्हें कानून का पालन करना चाहिए और प्रदीप भाटी और कीर्तिका देसाई की शादी के दौरान बड़ी गड़बड़ी पैदा करने से बचना चाहिए। इसलिए जगत मेहरा ने हाल ही में विकसित एक संयुक्त तकनीक की कोशिश की। जैसा कि उसने युवती को एक गिलास ले जाते हुए और बैंक्वेट हॉल में चलते हुए देखा, उसने पहले उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक हल्के मानसिक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया और फिर तुरंत उसकी आंख को पकड़कर सहअभिव्यक्ति को प्रेरित किया। जगत मेहरा वास्तव में गुस्से में थे, लेकिन वह अभी भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण में थे। ऐसा न हो कि वह भावनात्मक आत्मसात की स्थिति में प्रवेश करें और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करें। मानसिक प्रतिरोध वाले एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना कोई समस्या नहीं थी
और वह इस उत्तेजित अवस्था में रहकर जल्दी से सहअभिव्यक्ति छवि स्थापित कर सकता था। वास्तव में उसने युवती को धमकी देने के लिए मानसिक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया और फिर उसे क्या करना है इस पर विशिष्ट निर्देश प्रदान करने के लिए सहअभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने तरुण गोयल की अपनी आवाज से दूसरों को सीधे सम्मोहित करने की क्षमता की प्रशंसा की। यह कौशल आधुनिक समाज में बेहद मददगार था, लेकिन दुख की बात है कि वह अभी तक इसे विकसित नहीं कर पाए थे। उन्हें यकीन नहीं था कि यह उनकी मौजूदा क्षमताओं में से किसके साथ असंगत या विरोधाभासी थी। चेतना और उल्लेख से संबंधित उनकी क्षमताओं में काफी सुधार हुआ था और उन पर उनका नियंत्रण बहुत बढ़ गया था। इसलिए वह परिणाम देखने के लिए सहअभिव्यक्ति के साथ मानसिक प्रतिरोध का उपयोग करके सम्मोहन के इस सम्मोहक संस्करण को आजमाना चाहता था। बैंक्वेट हॉल के बाहर गलियारे में युवती को पूरे आदमी पर पेशाब के छींटे मारते हुए देखकर जगत मेहरा को पता चल गया कि उसका प्रयोग काम कर गया है। क्या बकवास है? क्या आप पागल हैं? मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। आदमी 1 सेकंड के झटके के बाद एक उन्माद में उड़ गया, युवती को जमीन पर थप्पड़ मारा और उसे लात मारने और मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा। जगत मेहरा ने झट से आगे बढ़कर सख्ती से चेतावनी दी, उसे मारना बंद करो। फिर उसकी छाती पर लात मारी जिससे वह जमीन पर गिर गया। बेशक जगत मेहरा ने अपनी शक्ति का 95% हिस्सा अपने पास रखा, अन्यथा वह उसे तुरंत मार सकता था। जब युवती को पीटा जा रहा था तो उसकी चीखों ने होटल के सुरक्षा गार्डों सहित बहुत ध्यान आकर्षित किया। 2 सुरक्षा गार्डों को जल्दी से आते देखकर जगत मेहरा ने उस आदमी की ओर इशारा किया जिसे उसने गिरा दिया था, जो अभी भी सदमे से घबरा रहा था, और कहा, भाई चेन जियोवांग, मैं अभी अभी बाहर आया था और इस आदमी को इस महिला को पीटते हुए पाया। तुम लोग उसे जल्दी से पकड़ लो, पुलिस को बुलाओ। शादी के आयोजन स्थल की सजावट के बारे में जानकारी लेने के लिए कल कई बार होटल जाने के बाद उसने कुछ सुरक्षा गार्डों से खुद को परिचित कराया था और शादी के दौरान चीजों पर नजर रखने के लिए उन्हें सिगरेट का एक पैकेट देने के लिए रिश्वत दी थी। इसलिए जब उन्होंने इस मामले पर बात की तो सुरक्षा गार्डों ने उस पर विश्वास किया और जल्दी से उस व्यक्ति को उठने और जगत मेहरा पर हमला करने से रोक दिया। जगत मेहरा ने फिर अपनी नज़र उस युवती की ओर लगाई जो जमीन पर लेटी हुई थी और काफी दयनीय लग रही थी। महिला ने उसकी घूरने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जैसे कि चौंक गई हो और तुरंत चिल्लाई, यह मेरी गलती नहीं है, उसने मुझे मजबूर किया। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मेरी तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करेगा, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। उसकी बातें सुनने के बाद दर्शकों और 2 सुरक्षा गार्डों के हाव भाव बदल गए। शुरू में उन्होंने सोचा होगा कि यह एक प्रेमियों का झगड़ा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मामला अधिक गंभीर था। लानत है, तुम कमबख्त कुतिया, तुम बकवास करने की हिम्मत करो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। यह सुनकर वह आदमी चौंक गया और हताश होकर युवती की ओर बढ़ा, लेकिन 2 सुरक्षा गार्डों ने उसे रोक लिया। दोनों सुरक्षा गार्डों को अजीब लगा, इस आदमी पर पेशाब की गंध क्यों आ रही थी। उस व्यक्ति ने होटल से बाहर भागने का प्रयास करते हुए 2 सुरक्षा गार्डों को जबरन धक्का दिया। हालांकि जब वह गुजर रहा था तो जगत मेहरा ने उसे ठोकर मार दी, फिर आने वाले सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक दिया। इस दौरान वेडिंग वेन्यू से भी कुछ लोग बाहर निकले। बैंक्वेट हॉल के दरवाजे बंद होने के बाद ध्वनि इंसुलेशन वास्तव में काफी अच्छा था और बाहर की गड़बड़ी अंदर के लोगों को चिंतित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि कुछ लोग जगत मेहरा की हरकतों पर पैनी नजर रख रहे थे। जब उन्होंने जगत मेहरा को एक महिला अतिथि का पीछा करते देखा तो उन्हें लगा कि यह अजीब है और वे देखने के लिए भी बाहर निकल गए। इस ग्रुप में रश्मि सिंह और चंचल मौलासी भी शामिल थे। क्या चल रहा है? रश्मि सिंह ने जगत मेहरा की ओर झुकते हुए धीमी आवाज में पूछा। मुझे खुद यकीन नहीं है। मैंने एक महिला को देखा जिसे मैं नहीं पहचानता था और उसके पास जाना चाहता था और उससे पूछना चाहता था कि क्या उसे देर हो गई है। यदि हाँ तो मैं उसे सीट खोजने में मदद करूंगा। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो वह मुड़ी और तुरंत चली गई। जब मैं उसके पीछे गया तो मैंने देखा कि वह आदमी उसे मार रहा है। इसके अलावा उसने फिल्माए जाने या स्नैप किए जाने के बारे में कुछ उल्लेख किया और यह कि इसे ऑनलाइन पोस्ट किया जाएगा, जो मुझे बंद लग रहा था।
इसलिए मैंने होटल से पुलिस को बुलाया, जगत मेहरा ने बस समझाया। कुछ ही देर में प्रदीप भाटी, जिन्हें कुछ खाली समय मिल गया था, वह भी बैंक्वेट हॉल से यह देखने के लिए बाहर निकल गए कि उनका सबसे अच्छा आदमी कहाँ गया है। दिनेश मौलासी, वह यहाँ क्या कर रहा है? प्रदीप भाटी ने संयमित व्यक्ति को देखते ही आश्चर्य से कहा। क्या आप उसे जानते हैं? जगत मेहरा ने पूछा। दरअसल जो जानकारी उन्होंने पहले सुनी थी, उससे उन्हें अंदाजा लगा कि इस शख्स की प्रदीप भाटी से कुछ निजी रंजिश जरूर है। कुछ ही देर में प्रदीप भाटी, जिन्हें कुछ खाली समय मिल गया था, वह भी बैंक्वेट हॉल से यह देखने के लिए बाहर निकल गए कि उनका सबसे अच्छा आदमी कहाँ गया है। दिनेश मौलासी, वह यहाँ क्या कर रहा है? प्रदीप भाटी ने संयमित व्यक्ति को देखते ही आश्चर्य से कहा। क्या आप उसे जानते हैं? जगत मेहरा ने पूछा। दरअसल जो जानकारी उन्होंने पहले सुनी थी, उससे उन्हें अंदाजा लगा कि इस शख्स की प्रदीप भाटी से कुछ निजी रंजिश जरूर है। हाँ, वह मेरे लिए काम करता था। हमने उसे कुछ चीजों के लिए निकाल दिया और पुलिस को उसकी सूचना दी। मुझे लगता है कि वह कुछ महीनों के लिए जेल में थे। प्रदीप भाटी ने कहा, मुझे नहीं पता कि वह यहाँ क्यों है। मैंने निश्चित रूप से उसे आमंत्रित नहीं किया था। लगता है कि वह कुछ परेशानी पैदा करना चाहता था, लेकिन उसका अपना गंदा लिनन पहले प्रसारित हो गया। जगत मेहरा ने लापरवाही से टिप्पणी की, मूत्र फेंककर भोज को बाधित करने के अपने इरादे का उल्लेख नहीं किया। प्रदीप भाटी को बाहर आते देख वह व्यक्ति जो अपनी स्वतंत्रता पर अवैध प्रतिबंध और उन पर मुकदमा करने के बारे में चिल्ला रहा था, आखिरकार शांत हो गया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। जगत मेहरा ने प्रदीप भाटी को बैंक्वेट हॉल में वापस बुलाया, जबकि वह पुलिस को स्थिति समझाने के लिए पीछे ही रुके रहे। आखिरकार उसे प्राथमिक गवाह के रूप में माना जा सकता है, जिसने युवक द्वारा युवती पर हमला करने और यहां तक कि आदमी को लात मारने की प्रक्रिया को देखा है। जगत मेहरा के अनुमान को देखते हुए, अगर उन्होंने केवल प्रदीप भाटी की शादी में मूत्र फेंकने की योजना बनाने के लिए उस व्यक्ति पर आरोप लगाने की कोशिश की, तो अपराध को बहुत गंभीर नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा घटना वास्तव में नहीं हुई थी। इसके बजाय मूत्र का प्याला अपने आप पर गिर गया। लेकिन युवती को मजबूर करने के पुरुष के तरीके से गंभीर आरोप लग सकते हैं। उस आदमी ने खुद इतना भारी सामान लेकर प्रदीप भाटी के पास वापस जाने की हिम्मत की। पुलिस के आने के बाद उन्होंने बस युवती से कुछ सवाल पूछे और स्थिति के बारे में जानकारी ली। दिनेश मौलासी नाम के इस व्यक्ति ने युवती की कमजोरियों को अपने ऊपर हावी करने के लिए कुछ घृणित तरीकों का इस्तेमाल किया, उसे रिश्ते में मजबूर किया, गुप्त रूप से वीडियो फिल्माया और उसकी तस्वीरें लीं, उससे पैसे और सामान ऐंठने लगे। आज उसने अपनी शादी के दौरान प्रदीप भाटी पर एक कप पेशाब भी फेंकने के लिए मजबूर किया। दिनेश मौलासी और युवती को पुलिस द्वारा ले जाने के बाद एक अधिकारी जगत मेहरा से पूछने के लिए आया। मिस ली ने कहा कि आपने उसे कप डालने की धमकी दी थी। षड्यंत्रकारी के सिर पर तरल, अन्यथा तुम उसे मार डालोगे। जगत मेहरा ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, उसके पूरे चेहरे पर मासूमियत लिखी थी। बिल्कुल नहीं। मैंने देखा कि वह अपरिचित लग रही थी। मैंने उसे आज बिल्कुल नहीं देखा था, इसलिए मैं जाकर जांच करना चाहता था। अगर उसे देर हो जाती तो मैं उसे सीट खोजने में मदद करता। शादी के सबसे अच्छे आदमी के रूप में मैंने दूल्हे को अधिकांश मेहमानों का अभिवादन करने में मदद की, क्योंकि मेरी याददाश्त काफी अच्छी है। अगर मैंने उसे देखा होता तो मैं नहीं भूलता। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया, बिना एक शब्द बोले वह मुड़ी और चली गई। यह मुझे अजीब लगा, इसलिए मैंने उसका पीछा किया, केवल उस आदमी को उसे मारते हुए देखने के लिए, और मैं तुरंत उसे रोकने के लिए चला गया। शुरू से अंत तक, आपके आगमन तक, मैंने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। आप इसके लिए निगरानी वीडियो देख सकते हैं, इसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अधिकारी ने सिर हिलाया, जगत मेहरा का फोन नंबर नीचे ले लिया और उससे कहा कि शादी खत्म होने के बाद उन्हें स्टेशन पर जांच में उनकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। यह स्पष्ट था कि अधिकारी ने युवती के दावों को भी संदिग्ध पाया, क्योंकि जगत मेहरा के लिए पहले से यह जानना असंभव था कि वह क्या करने जा रही है। उकसाने वाले के अस्तित्व के बारे में जानने की तो बात ही छोड़ दें। बेशक जगत मेहरा सहमत थे। वह किसी भी संभावित जांच के बारे में चिंतित नहीं था, क्योंकि उसने वास्तव में शुरू से अंत तक युवती से एक शब्द भी नहीं कहा था। बैंक्वेट हॉल में
मानसिक प्रतिरोध और सहअभिव्यक्ति के संयोजन के माध्यम से जगत मेहरा ने युवती को मानसिक प्रतिरोध के प्रभाव में दिए गए निर्देशों सहअभिव्यक्ति का पालन करने के लिए कहा। उसके द्वारा बनाए गए प्रक्षेपण में उसे मारने या उस तरह की किसी भी चीज को मारने की धमकी नहीं दी गई थी, लेकिन मानसिक प्रतिरोध की दमनकारी प्रकृति के कारण वह इस विचार के साथ आई। बैंक्वेट हॉल के निगरानी फुटेज से पता चलेगा कि उसने युवती से बात नहीं की थी, इसलिए कोई भी उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगा सिवाय खुद के। पुलिस के जाने के बाद पास में खड़े चंचल मौलासी ने कहा, अगर जरूरत हो तो आप हमारी कंपनी के कानूनी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। अब आप हमारे भागीदार हैं और इन संसाधनों का उपयोग आप कर सकते हैं। मैं आपको अपने सहायक का नंबर बाद में दूंगा। प्रदीप भाटी को अपनी शादी में लौटना पड़ा और रश्मि सिंह को दुल्हन के पास वापस जाना पड़ा, जबकि चंचल मौलासी एक अतिथि के रूप में भोज में वापस आए बिना बाहर रुके थे। जगत मेहरा ने कहा, यह जरूरी नहीं होगा, मुझे पुलिस के फैसले पर भरोसा है। फिर पूछा, क्या आप खाने नहीं जा रहे हैं? उत्साह देखने के लिए आप यहाँ क्या लाते हैं? क्या मैं सिर्फ अपने साथी के परेशानी में पड़ने के बारे में चिंतित नहीं हूं? साथी के बारे में बहुत हो गया। निर्देशक लिन ने आपको बताया होगा, है ना? यह परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि एक बार जब हम स्प्रिंग फेस्टिवल से लौटते हैं तो हम ट्रायल रन लॉन्च कर सकते हैं, यदि अंतिम परीक्षण संस्करण में कोई समस्या नहीं होती है। फिर मुझे मेरा अंतिम भुगतान करना न भूलें। चंचल मौलासी ने कहा, आप अंतिम भुगतान के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? मेरे पास कुछ विचार हैं, क्या आप हमारी साझेदारी को जारी रखना चाहेंगे? जगत मेहरा ने मजाक में कहा, क्या आप सिर्फ मेरे कुशल, उच्च गुणवत्ता और कम लागत वाले काम का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं? चंचल मौलासी ने जवाब दिया, ऐसा लगता है कि आप अपनी ताकत को अच्छी तरह से जानते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस बार शेयर दूंगा। एक वास्तविक भागीदार बनने के बारे में कैसे? अगर कोई ऐसी परियोजना है जिस पर मैं काम करना चाहता हूं और उद्धरण और समय सीमा उपयुक्त है, तो मैं इसे लेने पर विचार करूंगा। जहां तक पार्टनर बनने की बात है, मैं पास हो जाऊंगा, जगत मेहरा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। चंचल मौलासी ने उन्हें और मनाने की कोशिश नहीं की, न ही उन्होंने यह बताया कि उनके विशिष्ट विचार क्या थे। उसने विषय बदल दिया, मैंने सुरेंद्र बंसल से सुना है कि आपने और आपके दोस्तों ने एक छोटे से शहर में एक रेस्तरां खोला है और उसे और उसकी प्रेमिका को सर्दियों की छुट्टी के दौरान आने के लिए आमंत्रित किया है। हाँ, जगत मेहरा ने शादी के भोज में वापस जाते हुए जवाब दिया। उन्होंने चंचल मौलसी से कहा, क्यों, आप भी जाना चाहते हैं? सुरेंद्र बंसल और उनकी गर्लफ्रेंड कुछ वीडियो के साथ मेरी मदद करने जा रहे हैं, इसलिए मैं उनके राउंड ट्रिप प्लेन टिकट और आवास को कवर करूंगा। यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको अपने खर्चों का भुगतान स्वयं करना होगा। देखो तुम कितने कंजूस हो। चंचल मौलासी ने अपनी आंखें घुमाईं, आपने उस प्रोजेक्ट से जो पैसा कमाया है वह रेस्तरां खोलने की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था, है ना? चलो, उस परियोजना के लिए मैंने आपके लिए जो पैसा और समय बचाया है वह आपके द्वारा भुगतान की गई फीस से कहीं अधिक है। इसके अलावा मुझे अभी तक अंतिम भुगतान भी नहीं मिला है। उसके बाद शादी बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से आगे बढ़ी। जगत मेहरा के लिए दिनेश मौलासी के गुप्त उद्देश्यों का पता लगाना और शादी के भोज में संभावित प्रहसन को रोकना पिछले 2 दिनों में किए गए प्रयास के लायक था। प्रदीप भाटी की शादी बिना किसी असर के आगे बढ़ी। 17 जनवरी को एक और रक्त पीने की अवधि पूरी करने के बाद जगत मेहरा ने अपने घर की यात्रा शुरू की। हालांकि इस बार उन्होंने अकेले यात्रा नहीं की। उनके साथ न केवल सुरेंद्र बंसल और उनकी प्रेमिका विवन थे, जिन्हें उन्होंने मूल रूप से आमंत्रित करने की योजना बनाई थी, बल्कि रश्मि सिंह, कविता बंसल, वीना सिंह, जतिन, याशिका और चंचल मौलासी जैसे लोगों का एक बड़ा समूह भी था। सुबह 6:58 बजे मिजो अपने फोन पर अलार्म बजने से पहले जाग गई और बिस्तर पर बैठ गई। एक तकनीकी गीक के लिए जिसने वर्षों से उसे दिन रात उल्टा कर दिया था, यह आमतौर पर सामान्य था कि वह इस समय बिस्तर पर भी नहीं गई थी। सोने से पहले सूर्योदय देखना और जागने के बाद सूर्यास्त देखना उसकी दिनचर्या बन गई। लेकिन अब यह अलग था।
उसने अपनी कंपनी के काम के घंटों के अनुसार खुद को अनुशासित किया, बहुत नियमित, हालांकि तकनीकी रूप से वह कंपनी की सदस्य नहीं थी। मास्टर बेडरूम के बाथरूम में तरोताज़ा होने और अपने कपड़े बदलने के बाद उसने अपना लैपटॉप बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। सहायक हाई में शामिल हो गई, जो पहले से ही उठ चुकी थी और जाने के लिए तैयार थी। जब वे अपने गंतव्य के पास थे तो सहायक हाई ने कार को सड़क के किनारे खड़ा किया और नाश्ता खरीदने के लिए नाश्ते की दुकान पर गए। हालांकि सहायक उच्च ने पहले उल्लेख किया था कि वह हमेशा पहले से नाश्ता खरीद सकता था, जब मिजो पहली बार प्रयोगशाला में गया तो उसने कई शोधकर्ताओं को इस बारे में बात करते हुए सुना कि पास की दुकान से नाश्ता वास्तव में कैसे अच्छा था। इसलिए उसने सुबह कार्यालय जाने के रास्ते में नाश्ता खरीदने के लिए सहायक उच्च को दुकान से जाने दिया। जब सहायक उच्च नाश्ते के लिए कतार में था, मिजो ने अपने बैग से अपनी सॉफ्टवेयर नोटबुक ली और उसके अंदर क्लिप किए गए कागज का एक टुकड़ा लिया। उसे देखने के लिए अपनी आंखें मूंद ली। कागज का यह टुकड़ा स्पष्ट रूप से एक B5 नोटबुक से फटा हुआ था, जो विभिन्न आकारों और हल्कों या रेखाओं के वक्रों से भरा हुआ था, जो एक काले पेन से घनी खींची गई थी और पहले एक जटिल आकार में मुड़ा हुआ था। कुछ दिन पहले उसे दुर्घटना से बालकनी पर एक कागज का हवाई जहाज मिला। उसकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि पड़ोसी बेतरतीब ढंग से कागज के विमानों को फेंकने के लिए असभ्य रहा होगा। वह शुरू में इसे उठाकर कूड़ेदान में फेंकना चाहती थी, लेकिन इसे उठाने के बाद वह पेपर प्लेन की तह से खींच ली गई। यह पहली बार था जब उसने इस तरह की तह देखी थी। हालांकि यह जटिल था, यह स्पष्ट रूप से सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं था। पेपर प्लेन में अभी भी एक उत्कृष्ट वायुगतिकीय संरचना थी और कुछ जटिल सिलवटों को वजन वितरण के लिए डिजाइन किया गया था। इसने इसे एक अद्वितीय औद्योगिक सौंदर्य दिया। उसने इसे कमरे में उड़ाने की कोशिश की और वास्तव में यह बहुत तेजी से उड़ गया, जिससे उसे यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि आसपास की इमारतों में 12वीं मंजिल और उससे ऊपर रहने वाले लोगों में से इसका मालिक और कौन हो सकता है। इसलिए मिजो ने तुरंत पेपर प्लेन को दूर नहीं फेंका, बल्कि इसकी तह का अध्ययन करने के लिए इसे खोल दिया। उसने नहीं सोचा था कि पेपर प्लेन अजीब था, लेकिन बस एक नई और अच्छी तह विधि देखी और सहज रूप से इसे सीखना चाहती थी, भले ही उसे वास्तव में कागज के विमानों को मोड़ने में कोई विशेष रुचि नहीं थी। सामान्य परिस्थितियों में मोड़ना सीखने के बाद वह कागज को फेंक देती। लेकिन जब उसने कागज को खोला तो मिजो ने उस पर खींचे गए अराजक घेरे और चाप पाए। पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि कोई बेतरतीब ढंग से डूडलिंग कर रहा था, जैसे कि वे परीक्षण कर रहे थे कि क्या पेन आसानी से लिख सकता है। लेकिन करीब से देखने पर वृत्त और रेखाएं बेतरतीब ढंग से खींची गई नहीं लगती थीं और किसी प्रकार का अकथनीय था। उदाहरण, उसने कागज के दूसरे टुकड़े पर एक ही प्रकार के वृत्तों और चापों की नकल करने की कोशिश की और चित्र की कठिनाई को तेजी से पाया। इसलिए उसने लापरवाही से कागज को एक सॉफ्टवेयर बुक में डाल दिया। पिछले कुछ दिनों में उसने इसे कई बार देखा, यह पता लगाने की कोशिश की कि प्रतीक संभवतः क्या प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। हालांकि भले ही उसने कई अनुमान लगाए, फिर भी कोई विश्वसनीय उत्तर नहीं था। बेशक उसकी अटकलों में उच्चतम संभावना अभी भी है। इन प्रतीकों को किसी ने बेतरतीब ढंग से डूडल किया था और जिस व्यक्ति ने उन्हें आकर्षित किया था वह शायद नहीं जानता था कि वे क्या बना रहे थे। नाश्ता खरीदने के बाद सहायक उच्च कार में वापस आ गया और बैग मिजो को सौंप दिया, जो पिछली सीट पर था। उसके हाथ में अजीब तरह से पैटर्न वाले कागज पर नजर डाली। हालांकि वह थोड़ा उत्सुक था, उसने एक भी सवाल नहीं पूछा। वह जानता था कि उसका काम क्या था, अपनी नौकरी के दायरे में काम करता था, अपनी जिज्ञासा को सीमित करता था। एक ऐसा नियम था जिसे वह जानता था जब उसने इस उच्च वेतन वाली नौकरी को लिया था। नाश्ता करने के बाद मिजो ने कागज के टुकड़े को वापस अपनी सॉफ्टवेयर नोटबुक में डाल दिया, फिर लापरवाही से पूछा, सहायक उच्च, अगर मैं अपने आवासीय क्षेत्र के अन्य निवासियों के बारे में अधिक जानना चाहता हूं, तो क्या ऐसा करने का कोई तरीका है? वह वास्तव में जानती थी कि इसे स्वयं कैसे करना है, लेकिन उसने पहले मिस्टर बिश्ट से वादा किया था कि वह इंटरनेट पर सीमाओं को तब तक पार नहीं करेगी जब तक कि वह उसे अनुमति नहीं देता। उसका सवाल सुनकर सहायक उच्च ने सिर हिलाया। समझ गया, मैं इसका ध्यान रखूंगा। उसने यह नहीं पूछा कि उसे जानकारी की आवश्यकता क्यों है। स्टार सिटी। इन दिनों
शर्मिला टंडन ने किंडरगार्टन में पहले की तरह अपना सिक्का नहीं उछाला। एक और किंडरगार्टन शिक्षक ने अपनी माँ से बात की थी, उम्मीद है कि वह सिक्के के साथ कम खेल सकती है या बिल्कुल भी नहीं। हाल ही में किंडरगार्टन में सिक्के की प्रवृत्ति देखी गई थी। लगभग हर बच्चा एक युआन का सिक्का लाता था और अक्सर उसे सिक्के से खेलते हुए देखा जा सकता था। हालांकि हर बच्चे के पास शर्मिला टंडन की सिक्का पलटने के गुर नहीं थे। अधिकांश बच्चे अपने हाथ के पिछले हिस्से पर सिक्के को संतुलित भी नहीं कर सकते थे, इसे अपनी उंगलियों से पलटने का उल्लेख नहीं कर सकते थे। इसलिए अक्सर ऐसे बच्चे होते थे जो हर जगह अपने सिक्के लेने के लिए झुकते थे। सिक्कों के फर्श पर गिरने की कर्कश आवाजें आम थीं। बच्चों के बीच अक्सर झगड़े भी होते थे क्योंकि वे यह नहीं बता पाते थे कि कौन सा सिक्का उनका था। दूसरी ओर शर्मिला टंडन ने खुद सिक्के के साथ अपना मनोरंजन करने का एक और तरीका खोज लिया था। उसने पाया कि वह अब उन 2 जादुई सिक्कों को नियंत्रित कर सकती है जो अंकल बाल्डी ने उसे दिए थे, उन्हें अपने शरीर से जोड़े रखकर। उदाहरण के लिए, यदि उसने अपने हाथ की हथेली में एक सिक्का रखा तो अपना हाथ पलट दिया, सिक्का बिना गिरे उसकी हथेली से चिपक सकता था। कभी कभी जब वह अच्छी स्थिति में होती थी तो वह 2 या 3 सेंटीमीटर की दूरी से सिक्के को सीधे अपनी हथेली में आकर्षित कर सकती थी। अंकल बाल्डी ने उससे कहा था कि उसकी जादुई क्षमताएं एक रहस्य बनी रहनी चाहिए, इसलिए वह केवल तभी खेल सकती थी जब कोई नहीं देख रहा था और कभी भी दूसरों के सामने दिखावा नहीं करेगा। इसके अलावा जब वह इस तरह से सिक्के के साथ खेलती थी तो कभी कभी अजीब घटनाएं होती थीं, जैसे कि गतिविधि कक्ष में प्रकाश में सूक्ष्मता से उतार चढ़ाव होता है, कक्षा का स्पीकर एक अजीब शोर करता है या प्रोजेक्टर कुछ हस्तक्षेप दिखा रहा है और इसी तरह। इसलिए जब वह किंडरगार्टन में थी तो उसने दिन के दौरान इस क्षमता का उतना उपयोग नहीं किया और रात में अपने बिस्तर पर अधिक अभ्यास किया। हालांकि वह इस बात से अनजान थी कि शर्मिला की मां कितनी निराश थी, क्योंकि हर बार जब वह अभ्यास करती थी तो उसका मोबाइल गेम नेटवर्क लेटेंसी 460 तक पहुंच जाता था। सिक्कों के अलावा शर्मिला टंडन मैजिक ए4 पेपर के बारे में भी नई धारणाएं प्राप्त कर रही थीं, जो अब क्रीज से भरा हुआ था। उसे एक अस्पष्ट एहसास था कि कभी कभी उसे और जादू के कागज को जोड़ने वाला एक धागा लगता था। इसलिए जब उसने जादू के कागज को एक पेपर प्लेन में मोड़ा और उसे बाहर फेंक दिया तो वह हवा में विमान की दिशा और उड़ान पैटर्न को कमजोर रूप से नियंत्रित कर सकती थी। एक पेपर प्लेन मूल रूप से केवल 10 मीटर उड़ सकता था, लेकिन उसके नियंत्रण में यह 18 या 20 मीटर तक उड़ सकता था। यह उसके प्रभाव में सीधे उड़ने के लिए अपने सामान्य दाहिने प्रक्षेपवक्र को बदल सकता है। इसके अलावा उसने स्पष्ट रूप से पाया कि उसके और उसके द्वारा बनाए गए अन्य साधारण मुड़े हुए कागजों के बीच एक अवर्णनीय संबंध प्रतीत होता है, जैसे कि एक महीन धागा उसे इन कागजों से जोड़ रहा हो। लेकिन शायद ये धागे बहुत पतले और कमजोर थे, इसलिए चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह इन मुड़े हुए कागजों को किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित नहीं कर सकती थी। हालांकि इस खोज ने अभी भी शर्मिला टंडन में बहुत रुचि जगाई। उसने महसूस किया कि उसने एक नए जादू क्षेत्र का अनावरण किया है। अगर वह अंकल बाल्डी से दोबारा मिलने से पहले इस नए जादू में महारत हासिल कर सकती है तो वह निश्चित रूप से उसे आश्चर्यचकित कर सकती है। तो अब भले ही वह अपनी सीट पर बैठी थी, उसकी टकट की एक सहपाठी की मेज पर 2 सिर वाली पेपर क्रेन पर टिकी हुई थी, जो कुछ ही दूरी पर नहीं थी। वह केवल इतना जानती थी कि उसने इसे मोड़ दिया है, लेकिन उसे याद नहीं है कि कब। वह केवल इतना जानती थी कि वह अपने और पेपर क्रेन के बीच धागा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। शर्मिला टंडन की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं क्योंकि उन्होंने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, यह कल्पना करते हुए कि पेपर क्रेन हिलना शुरू कर देगी। यहां तक कि अगर यह थोड़ा सा भी चला गया तो यह पर्याप्त होगा। लेकिन बहुत देर तक घूरने के बाद, इस हद तक कि उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और उसकी आंखों में आंसू आने के लिए खुजली हो रही थी, 2 सिर वाली पेपर क्रेन बिल्कुल भी नहीं चली थी। जब वह हार मानने वाली थी और अपनी आंखें रगड़ने वाली थी, तभी पेपर क्रेन अचानक डेस्क से बाहर निकल गई और उसकी ओर उड़ गई। शर्मिला टंडन अचंभित रह गईं और फिर उन्हें एक डरपोक आवाज सुनाई दी, शर्मिला टंडन, मैंने इस पेपर क्रेन को पीहू की एक गुड़िया के लिए बदल दिया। यदि आप सहमत नहीं हैं तो मैं इसे उसे वापस दे दूंगा।
तभी उसे एहसास हुआ कि दो सिर वाली पेपर क्रेन को दो छोटी उंगलियों से सावधानी से पिन किया गया था, जैसे कि वे इसे बहुत अधिक छूने से नुकसान पहुंचाने से डरते थे। उन छोटी उंगलियों की मालिक एक सुंदर छोटी लड़की थी जो अपने चेहरे पर घबराहट के साथ अपनी मेज के बगल में खड़ी थी। शर्मिला टंडन को पता था कि यह लड़की उनकी कक्षा में सबसे लोकप्रिय बच्चों में से एक है। वह न केवल प्यारी और सुंदर थी, बल्कि वह गायन और नृत्य करने और यहाँ तक कि अंग्रेजी में गाने गाने में भी अच्छी थी। उसके पास हमेशा नए कपड़े और खिलौने होते थे और सभी बच्चे उसके साथ खेलना पसंद करते थे। बेशक वह अतीत में था। अब सबसे लोकप्रिय निश्चित रूप से शर्मिला टंडन थी। हालांकि उसे वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका ध्यान जादू की दुनिया के विशाल तारों वाले समुद्र पर था। उसका लक्ष्य अंकल बाल्डी की मदद करने की शक्ति के लिए जितनी जल्दी हो सके खुद को बेहतर बनाना था। जब वह समय आया तो वह अंकल बाल्डी के साथ राक्षसों का शिकार करने में सक्षम हो सकती है। जहां तक अन्य बच्चों की बात है, वे दर्शक थे जिनकी उसे रक्षा करने की आवश्यकता थी। हाँ, अंकल बाल्डी अपने धनुष और तीर के साथ, और उसे अपने जादू के साथ, जैसे कार्टून में योगिनी तीरंदाजों और मानव जादूगरों की तरह। जैसे ही शर्मिला टंडन ने खुद को एक चमकीले लाल सोने की छंटनी वाले जादू के लबादे में राक्षसों का मुकाबला करने की कल्पना की, उसने अपने सामने सुंदर छोटी लड़की से कहा, मैं उसे जो कुछ भी देती हूं वह उसका है। अगर उसने आपको दिया है तो यह आपका है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुंदर छोटी लड़की ने राहत की सांस ली, एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई और उसके गालों पर दो मनमोहक डिंपल दिखाई दिए। धन्यवाद शर्मिला टंडन। फिर वह दो सिर वाली पेपर क्रेन को वापस अपनी सीट पर ले गई, जैसे कि पेपर क्रेन कुछ ऐसा नहीं था जिसे उसने एक महंगी बार्बी डॉल के साथ बदला था, बल्कि शर्मिला टंडन का उपहार था। लड़की की पीठ को घूरते हुए शर्मिला टंडन भी अचंभित रह गईं। वह सूंघा और बड़बड़ाया, उसकी हंसी बहुत सुंदर है। शुक्र है कि मैं जादू जानता हूं। गुड्डू के कमरे में शांत गुड्डू के डेस्क पर एक ब्रेल पुस्तक पढ़ने के अलावा एक 10 वर्षीय लड़का भी है जो पिंजरे में पक्षी के साथ चुपके खेल रहा है। गोल्ड शिमर। इसे अपनी उंगलियों से मत छुओ। गोल्ड शिमर आमतौर पर बहुत डरपोक होता है, लेकिन अगर यह उकसाया जाता है तो यह आपको चोंच मारेगा, गुड्डू ने बेबसी से कहा। मैंने नहीं किया, छोटे लड़के ने अपनी आंखें चौड़ी की और उससे कहा। गुड्डू ने कुछ नहीं कहा। वह अपनी उंगलियों से ब्रेल की किताब पढ़ती रही, लेकिन वास्तव में वह अपने आसपास को महसूस करने के लिए ऑब्जेक्ट सेंसिंग की विधि का उपयोग कर रही थी। संवेदन की इस पद्धति से प्रतिक्रिया अधिक से अधिक जानकारीपूर्ण होती जा रही है, जिससे वह इसका उपयोग करने में अधिक से अधिक कुशल हो रही है। यह छोटा लड़का अपने पिता के चचेरे भाई का बच्चा है, जो उसे अपना चचेरा भाई भी बनाता है। वह, उसका बड़ा भाई और उनकी मां आज मिलने आए थे। अगले साल उसका बड़ा भाई कॉलेज जा रहा है और वह उस विश्वविद्यालय में भाग लेने में रुचि रखता है जहां यमन अय्यर पढ़ाता है और अपने प्रमुख का अध्ययन करता है। इसलिए वे अपने रिश्तेदारों के लिए नए साल की शुरुआत में यात्रा करने और कुछ मामलों के बारे में परामर्श करने के लिए आए। अब उसका बड़ा भाई, उनकी मां और गुड्डू के पिता लिविंग रूम में बातें कर रहे थे, जबकि वह गोल्ड शिमर देखने के लिए गुड्डू के कमरे में भाग गया। लड़के ने अतीत में यमन अय्यर पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ा। वह एक बहुत अच्छा व्यवहार करने वाला और आज्ञाकारी लड़का था। हर बार जब वे मिलते थे तो बहुत विनम्र होते थे और उसने अपनी मां से जो कुछ भी सुना वह प्रशंसा थी, इसलिए उसने नहीं सोचा कि उसे अपनी बेटी के साथ खेलने की अनुमति देने में कोई समस्या थी। हालांकि यह स्पष्ट था कि यह छोटा लड़का उतना अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था जितना वह दूसरों के सामने लग रहा था। उसने गुड्डू द्वारा नहीं बताए जाने के बाद अपनी उंगलियों से पिंजरे में गोल्ड शिमर को चिढ़ाना जारी रखा। उसने उसके पंख खींचने की भी कोशिश की। इसे अपने हाथ से मत छुओ, गुड्डू फिर बोली। इस बार उसका लहजा थोड़ा सख्त था। लड़के ने अपना हाथ हटा लिया और गुड्डू की ओर देखा। मैंने इसे नहीं छुआ। मैं बस यहाँ बैठा अपना फोन देख रहा था और उसे कभी नहीं हिलाया। झूठ मत बोलो। मैंने झूठ नहीं बोला। आप नहीं देख सकते। आपको क्या विश्वास है कि मैंने कुछ भी किया है? जैसा कि वह ये शब्द कह रहा था, वह जानबूझकर पिंजरे में गोल्ड शिमर को छूने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इस बार गोल्ड शिमर चकमा नहीं दिया और चोंच मारने के लिए घूम गया, लगभग उसके हाथ को मार रहा था।
गुड्डू उठा, सीधे चला गया, गोल्ड शिमर का पिंजरा उठाया और उसे अपनी तरफ रख दिया। पूरी कार्रवाई बहुत तेज थी, वह बिल्कुल भी दृष्टिबाधित नहीं लग रही थी। लड़का दंग रह गया और अनजाने में गुड्डू के सामने अपना हाथ लहराया। गुड्डू को इस तरह के शरारती लड़के से निपटने का अनुभव नहीं था। उसने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ लिया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। लड़के ने फिर से गोल्ड शिमर का मनोरंजन नहीं किया। वह उत्सुकता से गुड्डू के कमरे के चारों ओर देख रहा था और मेज पर सीपीयू लकड़ी की नक्काशी को उठाने की कोशिश कर रहा था। इसे मत छुओ, गुड्डू ने बेप्सी से कहा। उसने सीपीयू लकड़ी की नक्काशी को उठाया और पहले से ही अपनी दराज में वापस रख दिया। लड़के ने उस पर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। तुम अंधे नहीं हो, है ना? गुड्डू ने उसे नजरअंदाज कर दिया। लड़के ने सिद्धांत दिया, मैं देख रहा हूं, आप अंधे होने का नाटक कर रहे हैं, इसलिए आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। गुड्डू ने बेप्सी से आह भरी लेकिन कुछ नहीं कहा। बस मुझे लकड़ी का वह टुकड़ा उधार दो जो आपके पास अभी था, या मैं अपने चाचा को बताने जा रहा हूं कि आप वास्तव में अंधे नहीं हैं। लड़के ने सोचा कि उसे अपने चचेरे भाई पर एक हैंडल मिल गया है। अपने दाहिने हाथ से अपने कोट की जेब में मिनियन की लकड़ी की नक्काशी को पकड़ते हुए गुड्डू ने अपना गुस्सा रोक लिया, इस उम्मीद में कि समय जल्दी बीत जाएगा ताकि यह चचेरा भाई जल्दी से जा सके। वह इससे निपटने के लिए अपने पिता को फोन नहीं करना चाहती थी, भले ही वह जानती थी कि उसके पिता निश्चित रूप से उसका पक्ष लेंगे। लेकिन अगर इस तरह के एक छोटे से मामले पर रिश्तेदारों के साथ झगड़ा हो जाता है और यह उसके पिता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, तो यह आखिरी चीज होगी जिसे वह देखना चाहेगी। हालांकि छोटा लड़का उसकी चुप्पी के कारण निराश नहीं हुआ। इसके बजाय उसे घूरते हुए उसने चुपके से सीपीयू वुडकार्विंग वाली दराज खोलने की कोशिश की। ऑब्जेक्ट सेंसिंग के माध्यम से गुड्डू ने स्वाभाविक रूप से इस क्रिया का पता लगाया, जिसने उसे आक्रोश से भर दिया। उसी समय उसके दिमाग में एक विचार आया। अगले ही पल गुड्डू के अनुभूति क्षेत्र में एक 8 भुजा 8 आंखों वाला राक्षस उठता हुआ प्रतीत होता था। अपने कारावास से अलग उसकी तरफ खड़ा था, उसका सिर छत के खिलाफ ब्रश कर रहा था, छोटे लड़के को नीचे देख रहा था। गुड्डू ने अपनी आंखें बमुश्किल 1 मीटर दूर खड़े लड़के की ओर उठाईं। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी, उसकी आंखें और भी ठंडी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे काले बादल छा रहे हों और गड़गड़ाहट हो रही हो। हालांकि वह वास्तव में कुछ भी नहीं देख सकती थी, लेकिन उसकी आंखें लड़के की आंखों पर बंद थीं, जिससे एक क्षणिक आंख संपर्क बन गया। छोटा लड़का अचंभित रह गया, उसकी अभिव्यक्ति एक पल के लिए खाली हो गई। उसके दिमाग में जब गुड्डू 8 भुजा 8 आंखों वाले राक्षस को आदेश देने वाला था, तो उसे अचानक कुछ शब्द याद आ गए जो जगत मेहरा ने एक बार उसे बताए थे और उसके पिता ने उसे अतीत में दी थी। क्रोध धीरे धीरे उसके भीतर कम हो गया और 8 भुजा 8 आंखों वाला राक्षस उसकी अवधारणात्मक पकड़ से गायब हो गया, जैसे कि यह कभी प्रकट नहीं हुआ था। छोटा लड़का उसमें से बाहर निकला, अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए उसने गुड्डू को भ्रम में देखा, जो बस वहीं बैठा था, उसकी किताब पढ़ रहा था, बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी महसूस कर रहा था। क्या आपको कॉमेडी स्केच पसंद है? मैं आपको एक बताता हूं। गुड्डू की आवाज नरम हो गई। छोटे लड़के को नहीं पता था कि कैसे जवाब देना है, इसलिए उसने चुपचाप सिर हिलाया। फिर गुड्डू ने एक स्केच सुनाना शुरू किया जो उसने पहले सुना था। गणित पर आधारित एक समकालीन कॉमेडी स्केच। इस बीच उसके अनुभूति क्षेत्र में 13 मिनियन उसके चारों ओर इकट्ठे हुए। प्रतीत होता है कि उसे स्केच को फिर से बनाने में मदद कर रहे थे, कमरे के चारों ओर दौड़ रहे थे। कुछ समय पहले जगत मेहरा के जानबूझकर मार्गदर्शन में गुड्डू ने अंततः जगत मेहरा के स्थान पर अन्य 12 मिनियन लकड़ी की नक्काशी के साथ अपने विशेष संवेदन राज्य के तहत अपने हाथ में एकमात्र मिनियन के माध्यम से एक गहरा संबंध स्थापित किया। जैसा कि उसने 8 हथियार 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी को एक बहुशस्त्र राक्षस का सामना करने की तरह महसूस किया, जब उसने 12 मिनियन लकड़ी की नक्काशी को महसूस किया, तो उसने वास्तव में 12 बेहद हर्षित मिनियन को देखा। वह जानती थी कि जगत मेहरा ने बहुत सारी मिनियन लकड़ी की नक्काशी की थी, इसलिए इन गुर्गों के बारे में उसके अनुभव ने गुड्डू को तुरंत एहसास कराया कि उन विभिन्न जीवों का जो उनकी दुनिया या आयाम के बारे में नहीं लगते थे, जो उनकी विशेष संवेदन अवस्था के तहत उनके द्वारा महसूस किए गए थे,
उनका जगत मेहरा से सीधा संबंध हो सकता है। जगत मेहरा बहुत संभावना है कि दुनिया के लिए इन प्राणियों की पहुंच बिंदु के रूप में काम कर सकता है और उसकी असामान्य धारणा की उत्पत्ति भी हो सकती है। उस विचार को विकसित करने के बाद उसने पाया कि वह न केवल उन प्राणियों को समझ सकती है, बल्कि वे उसके सम्मन का जवाब भी दे सकते हैं, उसके पक्ष में आ सकते हैं, हालांकि बहुत लंबी अवधि के लिए नहीं, जिसके लिए उसे पूरी प्रक्रिया में उच्च स्तर का ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता होती है। गुड्डू के संक्षिप्त स्केच शो के केवल 5 मिनट के भीतर छोटा चचेरा भाई दर्जनों बार हंसी में फूट पड़ा था, जो उसने बनाए गए माहौल में पूरी तरह से तल्लीन था। हालांकि हंसी ने बाहर के लिविंग रूम में यमन अय्यर का ध्यान भी आकर्षित किया। वह जानता था कि उसकी बेटी उन लोगों के साथ संपर्क करने का शौकीन नहीं थी जिनसे वह परिचित नहीं थी। हालांकि वे रिश्तेदार थे, लेकिन उनके साथ उसकी दुर्लभ मुलाकातों का मतलब था कि वह उनसे परिचित नहीं थी। इस प्रकार यह महसूस करते हुए कि बातचीत ने अपना रास्ता तय कर लिया है, उसने चतुराई से प्रस्ताव दिया कि वह जल्द ही स्कूल में एक बैठक करेगा, जिससे चचेरे भाई को जाने के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित किया गया। अपने छोटे बेटे को बाहर आने के लिए बुलाने के बाद उसकी मां ने उत्सुकता से पूछा, आप जियो जून से किस बारे में बात कर रहे थे जिससे आपको इतनी हंसी आई? इससे पहले कि छोटा लड़का जवाब दे पाता, गुड्डू, जो अपने बेंच से मेहमानों को विदा करने की तैयारी कर रहा था, ने उसे रोक दिया और मजाक में कहा, मैं कुछ दिलचस्प गणितीय उपाख्यान साझा कर रहा था। ऐसा लगता है कि बच्चे को गणित में वास्तविक रुचि और प्रतिभा है। आंटी, आपको उसे सर्दियों की छुट्टी में गणित ओलंपियाड पाठ्यक्रम में दाखिला लेना चाहिए और उसे कुछ संदर्भ पुस्तकें प्राप्त करनी चाहिए। हमें इस तरह के उपहार को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। मैं नहीं। छोटा लड़का शब्दों की कमी में था, आश्चर्य में था, जवाब देने की कोशिश कर रहा था लेकिन पता नहीं कैसे। दूसरी ओर उसकी मां बहुत प्रसन्न थी, बार बार सहमति में अपना सिर हिला रही थी। प्रारंभ में नवीनता समाप्त होने के बाद वह रुचि खो सकता है। माता पिता के रूप में आपको और अंकल नाइन को अपने दृढ़ संकल्प को बनाए रखने में मदद करनी चाहिए, उसे आधा नहीं छोड़ने देना चाहिए। अन्यथा वह बाद में पछताएगा। इस उपहार को बर्बाद करने के लिए आप दोनों और खुद को दोषी ठहराएगा। घर से निकलते ही गुड्डू अभी भी ईमानदारी से सलाह देता रहा। प्रोफेसर यमन अय्यर ने कहा, मुझे पता है कि आपके स्थान पर एक अच्छी गणित ओलंपियाड कक्षा है। उनके कुछ शिक्षक राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। मैं आपको संपर्क विवरण बाद में भेजूंगा। चिंता मत करो, तीसरा भाई, युवान, मैं इस बच्चे को बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। आशावादी मां ने कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया। उसके पीछे बड़ा भाई अपने स्तब्ध छोटे भाई को बगल में देख रहा था, अपने स्कैडन फ्रूट को नियंत्रण में रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। यात्री विमान आकाश में स्थिर रूप से उड़ रहा था। कुछ यात्री धीमी आवाज वाली बातचीत में लगे हुए थे, अन्य अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे और अभी भी अन्य टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर रहे थे। जगत मेहरा एक गलियारे की सीट पर बैठा था, एक कंबल से ढका हुआ था, उसका सिर झुका हुआ था जैसे कि वह सो रहा हो। उनके दाहिनी ओर कविता बंसल बीच में बैठी थीं, जबकि रश्मि सिंह खिड़की के पास थी। उस समय वे दोनों सुरेंद्र बंसल द्वारा एक साथ बनाया गया वीडियो देख रहे थे, जिसमें ईयरफोन लगा हुआ था। सुरेंद्र बंसल और उनकी गर्लफ्रेंड विवान जगत मेहरा के सामने कतार में बैठे थे। उनके बगल में जतिन उन मनोरंजक अनुभवों के बारे में बात कर रहा था जब वे कई साल पहले भाई भाटी के साथ जगत मेहरा को खोजने के लिए तामरपुरी शहर गए थे। गलियारे के उस पार चंचल मौलासी और याशिक बैठे थे। चंचल मौलासी अपने सबसे अच्छे दोस्त के कंधे पर सिर टेक कर सो रही थी, जबकि याशिका असहाय नजर से किंडल की किताब पढ़ रही थी। ये सभी जगत मेहरा के निमंत्रण पर एकता नगर टाउन आने के लिए वहां आए थे। मूल रूप से जगत मेहरा ने केवल सुरेंद्र बंसल और उनकी प्रेमिका, जो सर्दियों की छुट्टी पर थे, को आगामी वीडियो के लिए विचारों का पता लगाने के लिए लाने की योजना बनाई थी। हालांकि जब रश्मि सिंह को पता चला तो उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी के खातों का निपटान कर दिया गया है और वे छुट्टी मनाने के लिए तैयार हैं। फिर उसने बहुत ही नाजुक ढंग से पूछा कि क्या वे यात्रा में उनके साथ शामिल हो सकते हैं, जिस पर उसे सकारात्मक जवाब देना पड़ा। एक बार रश्मि सिंह जा रही थीं तो कविता बंसल भी जाना चाहती थीं।
उनकी कंपनी में साल के अंत का वित्तीय काम मुख्य रूप से एक अकाउंटिंग फर्म द्वारा नियंत्रित किया जाता था, इसलिए वे उसे याद नहीं करेंगे। शादी समारोह के बाद ठहरे जतिन स्वाभाविक रूप से इस यात्रा में शामिल हो गए। चंचल मौलासी ने याशिका को अपने साथ चलने के लिए राजी किया। जगत मेहरा वास्तव में इस समय सो नहीं रहा था, वह एक सुपर सेंसरी स्टेट में था, अस्थायी रूप से अपनी सामान्य संवेदी क्षमताओं को अस्वीकार कर रहा था और धारणा के इस विशेष मोड़ का उपयोग करके केबिन की खोज कर रहा था। इस बार रक्त पीने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनकी धारणा की स्पष्टता और सुपर सेंसरी स्टेट में वह जिस जानकारी तक पहुंच सकता है, दोनों में सुधार हुआ है और इस स्थिति को बनाए रखने की सीमा काफी बढ़ गई है। उनके सुपर सेंसरी स्टेट में प्रवेश करने का कारण किसी विशेष उद्देश्यपूर्ण जांच के लिए नहीं था। यदि वह विशेष रूप से किसी भी चीज का पता लगाना चाहता है, तो उसकी अपनी सुनवाई और घ्राण इंद्रियां विमान की स्थिति को समझने के लिए पर्याप्त होंगी, जो सुपर सेंसरी स्टेट की तुलना में बहुत स्पष्ट जानकारी प्रदान करती है। मुख्य कारण यह था कि एक हवाई जहाज पर सामान्य क्रूजिंग उड़ान जैसी शर्तों के तहत सुपर सेंसरी स्टेट में प्रवेश करने से उसे विभिन्न ध्वनियों के प्रभाव और हस्तक्षेप को कम करने में मदद मिल सकती है, अपने अवधारणात्मक क्षेत्र को विमान तक सीमित कर सकता है, एक स्पष्ट सीमा बना सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि थोड़े समय के भीतर लोगों और वस्तुओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होंगे। सुपर सेंसरी स्टेट से बाहर निकलने के बाद संवेदी जानकारी की तुलना करना आसान बनाता है। सुपर सेंसरी स्टेट में जगत मेहरा ने दो विशेष संवेदी सूचना केंद्र क्षेत्रों में परिवर्तनों को देखने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वह जानते थे कि ये दो केंद्र कविता बंसल और रश्मि सिंह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मुख्य रूप से उनके मस्तिष्क के हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने कई धारणा श्रेणियों के बीच टॉगल किया जहां उनके टैबलेट कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सूचना प्रतिक्रिया उनके स्वयं की प्रतिक्रिया की तुलना में न्यूनतम थी। इस जानकारी में विविधताओं का पता लगाना, भेद करना और उनका विश्लेषण करना, और इस जानकारी की तुलना समान संवेदी डेटा के साथ करना जो उन्हें पिछले सुपर सेंसरी स्टेट से याद था, जगत मेहरा ने अनुमान लगाया। क्या ये संभवतः मस्तिष्क गतिविधि के कुछ रूप हो सकते हैं? जगत मेहरा ने पाया कि वह इन संवेदी सूचनाओं में बदलाव के आधार पर कविता बंसल और रश्मि सिंह क्या सोच रहे थे, यह नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन वह उनकी भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकते थे। यह स्पष्ट था कि वे जो वीडियो देख रहे थे, उसने उन्हें बहुत खुश कर दिया। जगत मेहरा ने इस बात पर हैरानी जताई कि क्या इमोशनल इन्फ्यूजन के जरिए दूसरों की भावनाओं को समझने की उनकी क्षमता का मूल आधार इस तरह की जानकारी की व्याख्या है। सामान्य दिनों में वह इस क्षमता का उपयोग करके दूसरों की भावनाओं को महसूस करता है, जैसे कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाला उपयोगकर्ता। लेकिन अब जानकारी के इन टुकड़ों का सीधे सामना करते हुए यह बाइनरी कोड को देखने जैसा महसूस हुआ, या एक सूक्ष्म दुनिया में CPU और अन्य एकीकृत सर्किट में ट्रांजिस्टर की स्थिति को आगे देखना। जगत मेहरा की चेतना पूरे विमान में घूमती रही। वह रुक रुक कर सुपर सेंसरी स्टेट से डिस्कनेक्ट हो गया, थोड़ी देर आराम किया और फिर उसमें फिर से प्रवेश किया। उन्होंने अपने अभिविन्यास को लंगर डालने के लिए दोनों राज्यों में कुछ निश्चित वस्तुओं का उपयोग किया, स्पष्ट रूप से सामान्य परिस्थितियों में महसूस की गई जानकारी के स्रोत को जानना। स्पष्ट रूप से जीवित वस्तुओं की तुलना में मृत वस्तुओं को समझना बहुत आसान है। इस बोइंग 737 की तरह, जिसका उन्होंने पहले ही बहुत विस्तार से अध्ययन किया था और पहले से ही अपनी सामान्य इंद्रियों के साथ देखा था, जब सुपर संवेदी अवस्था में प्रवेश किया जाता है, तो वह सभी इलेक्ट्रॉनिक घटकों की कामकाजी परिस्थितियों, टर्बोफैन इंजन की स्थिति को समझ सकता था और यहां तक कि बिना किसी रुकावट के बहुत सूक्ष्म स्तर पर भी निरीक्षण कर सकता था। अपने द्वारा महसूस की गई जानकारी के विशिष्ट अर्थों को समझने में सक्षम होने के बाद जगत मेहरा अपनी सुपर संवेदी अवस्था में आसानी से किसी उपकरण की कार्यशील स्थिति की बहुत स्पष्ट और विस्तृत समझ प्राप्त कर सकते थे। यह भावना सुपर संवेदी स्थिति को छोड़ने के बाद भी मौजूद थी, उन वस्तुओं की उनकी पिछली समझ के समान जिनके साथ उन्होंने सुपर संवेदी संपर्क स्थापित किया था, जैसे कि समझ जो स्वाभाविक रूप से किसी की अपनी बाह को हिलाने के रूप में आती है। बेशक डिग्री में एक महत्वपूर्ण अंतर है। उन्होंने महसूस किया कि यह सुपर सेंसरी कॉन्टैक्ट की वास्तविक कार्यान्वयन विधि और सिद्धांत भी हो सकता है। सुपर संवेदी स्थिति में सुपर संवेदी संपर्क के साथ उन वस्तुओं का अवलोकन करते समय
उस जानकारी की प्रतिक्रिया ने भी कुछ हद तक इस अनुमान की पुष्टि की। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वह विमान को सुपर संवेदी अवस्था में देखकर सभी पायलटों से बेहतर तरीके से विमान चला सकता है। आखिरकार एक हवाई जहाज का संचालन एक सिक्का उछालने या कागज के हवाई जहाज को उड़ाने से मौलिक रूप से अलग है। जब जगत मेहरा ने महसूस किया कि सुपर सेंसरी स्टेट थकान से उनकी वसूली की गति काफी धीमी हो गई है, तो उन्होंने इस तरह के धारणा निर्णय को रोक दिया। हालांकि वह नहीं उठा और अपनी आंखें नहीं खोलीं, इसके बजाय उसने ओवरहेड लगेज रैक पर अपने सूटकेस में 12 मिलियन लकड़ी की नक्काशी को महसूस किया। आमतौर पर वह एक ही समय में केवल 1 मिलियन लकड़ी की नक्काशी को महसूस कर सकता था। कई बाधाओं और नक्काशी और आसपास के लोगों के बीच की दूरी को देखते हुए उसके लिए किसी भी भावना को प्राप्त करना असंभव था। नक्काशी के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करना तो दूर की बात है। लेकिन इस बार खून पीने के बाद जगत मेहरा ने स्पष्ट रूप से अपनी कुछ क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि महसूस की थी। इसलिए उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से गुड्डू को ऑब्जेक्ट सेंसिंग विधि का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया, ताकि वह एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में आयोजित मिलियन लकड़ी की नक्काशी का उपयोग करके अपने अंत में 12 मिलियन के साथ संपर्क स्थापित कर सके, ठीक उसी तरह जैसे उसने 8 हाथ 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी के साथ किया था। इससे पहले जगत मेहरा एक समय में केवल एक भावनात्मक रूप से प्रभावित वस्तु को महसूस कर सकते थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी स्थापना के बाद से कभी भी अपने 12 येलो मैन्स फॉर्मेशन का उपयोग नहीं किया था। हालांकि अब वह उन सभी भावनात्मक रूप से प्रभावित वस्तुओं को महसूस कर सकता है जिनसे गुड्डू एक ही समय में जुड़े हुए हैं। पहले की तुलना में इन वस्तुओं ने कुछ व्यक्तिपरक पहल और सक्रिय रूप से अनुपालन करने की क्षमता प्राप्त की थी। पहले की तरह जब जगत मेहरा अपने सामान से भरी गाड़ी को धक्का दे रहे थे, क्योंकि उन्हें एक हाथ से गाड़ी चलानी थी, तो वह एक समय में केवल एक ही वस्तु दूसरे से ले जा सकते थे। लेकिन फिर उसे एक शॉपिंग बास्केट मिला और उसने उसे गाड़ी में रख दिया ताकि वह केवल टोकरी उठाकर एक साथ कई सामान उठा सके। ऐसा लग रहा था कि गुड्डू ने मौजूदा लिंक के शीर्ष पर इन भावनात्मक रूप से प्रभावित वस्तुओं के बीच एक विशेष संबंध स्थापित किया था। अब वह 12 मिलियन लकड़ी की नक्काशी को महसूस कर सकता था जो एक साथ खुशी भावना से प्रभावित थे। जैसा कि अपेक्षित था, भले ही उन्हें ओवरहेड डिब्बे में और अपने सूटकेस के अंदर रखा गया था, जगत मेहरा ने एक साथ कई गुर्गों से बहुत स्पष्ट भावनात्मक प्रतिक्रिया महसूस की। जगत मेहरा ने इन भावनाओं को ध्यान से महसूस किया, अपने परिचितों की भावनाओं को उनसे अलग करने की कोशिश की। 12 येलो मैन की निकटतम सीमा के आधार पर चंचल मौलासी और याशिकिका के अलावा एक ही उड़ान में अन्य दोस्त सीमा के भीतर थे। तब उसे अचानक पता चला कि जिन अलग अलग भावनाओं को उसने एक साथ महसूस किया, वे तेजी से आत्मसात हो रही थीं और धीरे धीरे उसी प्रकार की भावना की ओर मुड़ रही थीं जो कि खुशी की थी। जतिन, जो पहली पंक्ति में बैठे थे, अपने और जगत मेहरा के अनुभव को याद कर रहे थे जब उन्होंने अपनी गर्मियों के दौरान एक अंशकालिक फ्लायर वितरण कार्य के दौरान धोखाधड़ी की थी। उनके शब्द आक्रोश से भरे हुए थे। सुरेंद्र बंसल और उनकी गर्लफ्रेंड विवन ने गुस्से को साझा किया। लेकिन अगले ही पल जतिन मदद नहीं कर सका लेकिन हंसने लगा। लानत है, हम बहुत मूर्ख थे। उस आदमी ने हमें बताया कि हम 10 सेंट कमाएंगे और हमने सोचा कि यह वितरित प्रत्येक फ्लायर के लिए 10 सेंट था। लेकिन जब हमने वितरण समाप्त कर लिया और अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए गए, तो उन्होंने हमें प्रत्येक को $1 दिया और कहा कि यह यात्रियों के प्रति ढेर 10 सेंट थे, हमारी मेहनत की कमाई के रूप में अतिरिक्त 20 सेंट के साथ। हा हा, तुम लोगों को मूर्ख बनाना बहुत आसान था। हा हा, सुरेंद्र बंसल भी हंसने लगे। आपने उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं की? यह धोखाधड़ी है, विवान ने अपनी हंसी को दबाते हुए जवाब देने में कामयाब रहे। हमने हिम्मत नहीं की। क्यों? क्योंकि हमने उन यात्रियों को वितरित करने के लिए कक्षा छोड़ दी। हा हा, कक्षा छोड़ने से आपको कितने साल की जेल मिलती है? हा हा, फ्लायर वितरण स्टोर आधे महीने से भी कम समय में बंद हो गया। यह वह अभिशाप होना चाहिए जो जगत मेहरा और मैंने उन पर डाला था। हा 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 हा, मैं हंसी से मर रहा हूं। आप लोग प्रफुल्लित करने वाले हैं।
हंसी ने किसी तरह जगत मेहरा को ऐसा महसूस कराया जैसे केबिन में तापमान गिर गया हो। हालांकि 12 पीले पुरुषों के माध्यम से वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उनकी भावनाओं को प्रभावी ढंग से आत्मसात किया जा रहा था। यहां तक कि कविता बंसल और रश्मि सिंह, जो उनके बगल में एक कॉमेडी वीडियो देख रहे थे और पहले से ही इसी तरह की भावनात्मक स्थिति में थे, हंसने में मदद नहीं कर सके। उनकी खुशमिजाज भावनाएं बहुत बढ़ गईं। जाहिर है, उसने मूल रूप से जो कल्पना की थी वह आखिरकार 2 महीने की देरी के बाद पूरी तरह से सफल हो गई थी। एक ही भावनात्मक प्रकार के भावना जैसे आइटम एक बार एक साथ सक्रिय होने के बाद वास्तव में उस भावना को एक निश्चित दायरे में प्रचारित कर सकते हैं, उस सीमा के भीतर लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में जगत मेहरा इन वस्तुओं के माध्यम से उन लोगों की भावनाओं में बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। हालांकि उनकी अपनी भावनाएं अप्रभावित रहीं। यह भावनात्मक आत्मसात के अधिक प्रबंधनीय संस्करण के समान कुछ था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह भावनात्मक आत्मसात का एक नियंत्रणीय रूप था जो उसे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं करता था। भावनात्मक प्रभाव को बंद करने पर उसके आसपास के लोगों की भावनाएं धीरे धीरे सामान्य हो गईं। हालांकि पूर्व मौजमस्ती के लंबे समय तक रहने वाले प्रभावों ने उन्हें उल्लास की ओर झुकाए रखा। जगत मेहरा मदद नहीं कर सके लेकिन आंतरिक रूप से आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि इन क्षमताओं की नींव और उत्पत्ति वही थी, लेकिन जिस दक्षता के साथ लिटिल एप्पल और लिटिल फैट गर्ल शर्मिला टंडन ने उन्हें विकसित किया था, वह वास्तव में उनकी अपेक्षाओं से कुछ हद तक परे थी। इसी तरह आज पहले अपनी सहानुभूति क्षमता के माध्यम से उन्होंने लिटिल फैट गर्ल शर्मिला टंडन द्वारा विकसित क्षमता का भी पता लगाया था, जो स्टार सिटी में बहुत दूर थी। लिटिल फैट गर्ल की क्षमता स्वाभाविक रूप से उसकी क्षमता भी थी, क्योंकि इसके लिए उसे इसे मूल रूप से प्रकट करने की आवश्यकता थी। तो अब वह एक निश्चित सीमा के भीतर वस्तुओं को दूरस्थ रूप से प्रभावित कर सकता था, जिसके साथ उसने सुपर संवेदी संपर्क स्थापित किया था। वह एक सिक्के को नियंत्रित कर सकता था और उसे अपनी पूरी त्वचा पर यात्रा कर सकता था। वह 5 से 6 सेंटीमीटर दूर से अपने शरीर पर एक सिक्का आकर्षित कर सकता था, और जब एक गुलेल के साथ गेंद के मोतियों को बाहर निकालता था, तो वह मोतियों की प्रारंभिक गति को आंशिक रूप से बढ़ा सकता था। इन दोनों बड़ी और छोटी लड़कियों ने जगत मेहरा की क्षमता प्रणाली को पूरा करने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वे 2 प्रतिभाशाली डेवलपर्स की तरह थे, जो जगत मेहरा द्वारा प्रदान किए गए सिस्टम और प्लेटफॉर्म पर अपने कौशल का उपयोग कर रहे थे। उन्हें जगत मेहरा की वास्तविक क्षमताओं की बुनियादी समझ भी नहीं थी। उन्होंने अपनी अवधारणा पूरी तरह से अपनी कल्पनाओं के आधार पर तैयार की थी। जगत मेहरा ने अनुमान लगाया कि शायद यह उनके ज्ञान की कमी थी जिसने उनकी कल्पनाओं को स्वतंत्र रूप से चलाने और सिस्टम डिजाइन करने की अनुमति दी। उन्होंने अपनी अनुभूति के बाद विकसित करने के लिए अपनी ज्ञात कार्यक्षमताओं का उपयोग किया। इसके विपरीत, वह बुनियादी स्तर पर इतनी गहराई से तल्लीन था कि कोई भी मामूली बदलाव एक बड़े पैमाने पर श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर सकता था, जिससे नई क्षमताओं का विकास और नई क्षमताओं के साथ अनुकूलता एक समय लेने वाली प्रक्रिया बन जाती है। बेशक, जब वह समान क्षमताओं का उपयोग करता है, तो परिणाम बहुत मजबूत और प्रत्यक्ष होते हैं। शायद भविष्य में वह 12 पीले पुरुषों के साथ सफलतापूर्वक जुड़ने के लिए लिटिल एप्पल का मार्गदर्शन करने के सफल अनुभव का उल्लेख कर सकते हैं। वह उन्हें कुछ कार्यात्मक आवश्यकताओं का सुझाव दे सकता है और उन्हें कुछ जटिल डिजाइन और क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने दे सकता है। हालांकि इन क्षमताओं को पहले सुपर संवेदी संपर्क और भावना जलसेक पर स्थापित किया जाना चाहिए, अन्यथा संबंध स्थापित करने या उन्हें भाग लेने देने का कोई तरीका नहीं है। शेफ मेहरा, यह सुबह है। हम लगभग वहां हैं। कविता बंसल ने अचानक उसके कंधे पर थप्पड़ मारा और उससे कहा। रश्मि सिंह ने भी हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि सिस्टर कृतिका और भाई भाटी को उनकी शादी की तैयारियों में मदद करने से आप वास्तव में थक गए हैं, है ना? जगत मेहरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और आलस्य से फैलाया। जब उसे अचानक कुछ महसूस हुआ तो वह जागने का नाटक करने का इरादा रखता था। वह अचानक पोर्थोल की ओर देखने के लिए मुड़ा जहां सूरज की छाया अभी अभी खोली गई थी। उनकी अचानक हरकत ने कविता बंसल और रश्मि सिंह को चौंका दिया, जिससे वे थोड़ा पीछे झुक गए। रश्मि सिंह को लगा कि वह उसे देख रहा है। उसने अपनी आंखें चौड़ी खोलीं,
उसे एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ देख रही थी, इससे पहले कि वह महसूस कर रहा था कि वह उसके परे खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। शेफ मेहरा, आप ऐसा क्या देख रहे हैं जो आपको इतना उत्साहित करता है? कविता बंसल ने अपनी जिज्ञासा को दबाने में असमर्थ होकर पूछा। जगत मेहरा ने अपनी आंखें पीछे ले लीं, अपने शरीर को आराम दिया और मुस्कुराया, कुछ नहीं। मैंने अभी अभी एक बड़ी चिड़िया को उड़ते हुए देखा। जतिन, जो अभी अभी आगे की पंक्ति में खुशी खुशी चुटकुले सुना रहा था, सीट के गैप के बीच पीछे झुक गया और हंसा। जगत मेहरा, आपकी टिप्पणी ने मुझे एक चुटकुले की याद दिला दी। उनकी नज़र सुरेंद्र बंसल, उनके बगल में मौजूद विवान और पीछे की पंक्ति में जगत मेहरा, रश्मि सिंह और कविता बंसल पर थी। वे उसके मजाक का इंतजार कर रहे थे। हालांकि कई सेकंड के बाद जतिन चुप रहा। उसने बस अपना मुंह खोला और बंद कर लिया। उसके गाल कांप रहे थे, लेकिन बिना एक शब्द बोले। बूढ़ी लियू, तुम्हारा मजाक कहाँ है? कविता बंसल ने हैरान होकर पूछा। मैं इसे फिर से भूल गया हूं, जतिन ने अपना सिर पीछे हटाते हुए कहा। बेहतर होगा कि आप मुझे यह न बताएं कि यह आपका मजाक था, कविता बंसल ने शक से कहा। हालांकि जतिन ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे कि उन्होंने पहले बात भी नहीं की हो। जगत मेहरा हंसे क्योंकि वह उस चुटकुले को समझ गए थे जिसके बारे में जतिन ने सोचा था। यह थोड़ा रेसी मजाक था। इस लड़के को शायद एहसास हुआ कि 5 श्रोताओं में से 3 लड़कियां थीं, इससे पहले कि वह चुटकुला सुनाने वाला था, और तुरंत चिल्ला उठा। जैसे ही वे जियांजो शहर के हवाई अड्डे के ऊपर हवाई क्षेत्र में पहुंचे, विमान ने लैंडिंग गियर को नीचे कर दिया, उतरने की तैयारी कर रहा था। हालांकि जगत मेहरा पोर्थोल खिड़की के बाहर आकाश का अध्ययन कर रहा था, अपने विचारों में खो गया था। अभी एक क्षण पहले जगत मेहरा के पास एक अकथनीय अंतर्ज्ञान था, जिसके कारण वह अवचेतन रूप से अपनी दाहिनी ओर खिड़की से बाहर देखने लगा। विमान से बहुत दूर एक बड़ा पक्षी तेजी से उड़ रहा था। आकाश बहुत नीला था, मौसम बहुत अच्छा था और दृश्यता दूर थी, लेकिन अगर यह एक साधारण व्यक्ति होता तो उन्हें उस बड़े पक्षी के बारे में पता नहीं होता और न ही उसे देखा जाता, क्योंकि वह बहुत दूर था। यहां तक कि जगत मेहरा भी यह नहीं समझ सका कि यह किस प्रकार का पक्षी है। लेकिन उसे यकीन था कि उसका अंतर्ज्ञान उसे उस पक्षी के साथ एक समस्या के बारे में चेतावनी दे रहा था। पक्षी की स्थिति की पुष्टि करने के बाद उन्होंने पहली बार अपने इंफ्रारेड थर्मोग्राफिक विजन मोड पर स्विच किया, जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से एक बहुत छोटा नीला बिंदु देखा, जैसे कि एक स्क्रीन पर एक टूटे हुए धब्बे की तरह तेजी से उससे दूर जा रहा था। लेकिन केवल 2 सेकंड के बाद उसकी दृष्टि भी इसे और नहीं देख सकती थी, जिससे पता चलता था कि यह कितनी दूर थी। यह एक उत्परिवर्तित पक्षी रहा होगा, लेकिन अभी के लिए यह अनिश्चित था कि क्या यह एक बाज, एक हंस, एक सारस या कोई अन्य बड़ा पक्षी या एक छोटा पक्षी था जो उत्परिवर्तन के बाद एक बड़े पक्षी में विकसित हुआ था। जगत मेहरा इस अप्रत्याशित खोज से कम आश्चर्यचकित थे। आखिरकार पहला उत्परिवर्ती प्राणी जिसका उसने सामना किया था वह एक उल्लू था, और संभावना के अनुसार दुनिया में मानव पिशाचों की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक उत्परिवर्तित जीव है। क्या यह सिर्फ पास से गुजर रहा था? जगत मेहरा ने आसपास के क्षेत्र का एक मानसिक नक्शा बनाना शुरू कर दिया। यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि पक्षी की दिशा क्या हो सकती है और वह कहां जा रहा है। गैरमानव म्यूटेंट के व्यवहार पैटर्न के अनुसार उनका सामना करना पड़ा था। वे सभी इंसानों से बहुत सावधान थे और जानबूझकर उनसे बचना जानते थे। वे आमतौर पर आसानी से मानव से हुए क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करते थे, भले ही वे आकाश में हों। यहाँ इसकी उपस्थिति, क्या यह विशालकाय उल्लू की तरह भी हो सकता है, जो पर्याप्त रक्त पीने वाले उत्परिवर्तन से गुजरा है कि अब उसे अन्य म्यूटेंट के रक्त का उपभोग करने की आवश्यकता है? जगत मेहरा ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इतने कम समय में इस संभावित उत्परिवर्ती पक्षी का पीछा करने में उनकी कोई गहरी रुचि या आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार जिस क्षेत्र की ओर वह पक्षी उड़ रहा होगा वह बहुत विशाल और अप्रत्याशित था। आकाश में केवल एक क्षणभंगुर झलक के आधार पर इसकी तलाश करना लगभग असंभव था। हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उनकी पुरानी दोस्त मेघा और उनकी पत्नी नर्मदा प्रत्येक कार चला रहे थे, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इस बार
उन्होंने पहले तामुलपुर शहर से रुके बिना सीधे उद्यनगर शहर के लिए उड़ान भरी। आज सीधे एकता नगर टाउन जाने की योजना बनाई। रश्मि सिंह और अन्य लोगों के लिए उन्होंने जो होटल बुक किया था वह भी एकता नगर टाउन में था, क्योंकि अगले कुछ दिनों के लिए मुख्य गतिविधि क्षेत्र एकता नगर शहर में और उसके आसपास होगा। सभी को विमान से उतारने और आगमन द्वार से बाहर निकालने के बाद जगत मेहरा ने रश्मि सिंह, सुरेंद्र बंसल और चंचल मौलासी और अन्य लोगों को मेघा दंपति से मिलवाया। फिर वे अलग हो गए और उन 2 कारों में सवार हो गए जिन पर दंपति ने गाड़ी चलाई थी। एयरपोर्ट पिकअप के लिए मेघा ने अपनी पुरानी पीटा वैन नहीं चलाई। इसके बजाय उन्होंने एक कोरोला और एक सागिटार उधार लिया। राष्ट्रीय सड़क के किनारे पहाड़ों की परतों को देखते हुए सुरेंद्र बंसल की प्रेमिका विवन ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह वह जगह है जहां भाई मेहरा बड़े हुए हैं? गाड़ी चला रही नर्मदा ने हंसते हुए कहा, भाई मेहरा का गृहनगर ताम्रपुरी शहर में है और यह उद्यनगर शहर के अधिकार क्षेत्र में आने वाला एकता नगर शहर है। अगर आप यहां से हाईवे पर कार लेते हैं तो वहां पहुंचने में करीब 4 घंटे लगते हैं। बेशक यदि आप बुलेट ट्रेन लेते हैं तो यह तेज हो सकता है, लेकिन मैंने अपने पति से सुना है कि भाई मेहरा लंबे समय तक एकता नगर टाउन में रहते थे जब वह एक बच्चे थे, इसलिए वह तकनीकी रूप से आधा एकता नगर टाउन लोकल के रूप में गिनते हैं। आप लोगों को यहाँ खरगोश के मांस का रेस्तरां खोलने का विचार कैसे आया? मेरे पति का परिवार मूल रूप से कैटरिंग व्यवसाय में है और उन्होंने इस उद्योग में बहुत पहले काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने वास्तव में इसे कभी बड़ा नहीं बनाया। खरगोश का मांस भाई मेहरा का विचार था। इंटरनेट पर लीक हुआ वीडियो उस समय भी बनाया गया था जब वह हमें सिखा रहे थे कि हमारे रेस्तरां को बढ़ावा देने के लिए फूड वीडियो कैसे बनाया जाता है। यात्री सीट पर बैठे जतिन ने कहा, जब मैं जगत मेहरा के साथ विश्वविद्यालय में था तो वह खाना बनाना बिल्कुल नहीं जानता था। उनका खाना पकाने का कौशल मूल रूप से मेरे जैसा ही है, सॉसेज के साथ इंस्टेंट नूडल्स उबालना। और मैं नूडल्स को उबालने और सॉसेज छीलने में बेहतर हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह कोड का अध्ययन करना बंद कर देगा और खाना पकाने का अध्ययन शुरू कर देगा, और अब वह वास्तव में इसमें अच्छा है। मैंने प्रदीप भाटी से सुना है कि जगत मेहरा का खाना पकाने का कौशल बहुत अच्छा है। अब जब हम उसके मैदान पर हैं तो हमें उसे अपना कौशल दिखाना चाहिए। इस कार में पिछली बार जगत मेहरा द्वारा बनाए गए अर्धब के बांस के चूहे के मांस का स्वाद चखने वाली निर्माता को छोड़कर पीछे की सीट पर बैठे जतिन और याशिका, सुरेंद्र बंसल और विवान ने कभी भी जगत मेहरा के खाना पकाने का स्वाद नहीं चखा है। लेकिन कविता बंसल द्वारा जगत मेहरा को ब्रदर शेफ कहने से उनका मानना था कि उन्हें जगत मेहरा की खाना पकाने की क्षमताओं का एक बुनियादी विचार था। वे सभी आने वाले दिनों में भोजन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में जगत मेहरा बहुमुखी थे और कुछ भी अच्छा कर सकते थे। जैसे ही सुरेंद्र बंसल और विवान ने जतिन और नर्मदा से जगत मेहरा के खाना पकाने के बारे में पूछना जारी रखा, मेघा जिस सगितार को चला रही थी वह अचानक तेजी से बाएं और दाएं मुड़ गया, जैसे कि वह नशे में एक तरफ से दूसरी तरफ घूम रहा हो, फिर धीरे धीरे खींचा और रुक गया। सौभाग्य से उनकी गति बहुत तेज नहीं थी और वे सामने वाली कार के बहुत करीब नहीं थे, इसलिए नर्मदा ने कार को सामने से पीछे से बचाने के लिए समय पर ब्रेक मारा। भले ही उन्होंने कार को सामने से पीछे नहीं बढ़ाया, लेकिन उनके पीछे की कार उनके पीछे की ओर थी। ठीक 1 मिनट पहले सगिटार में जिसे मेघा चला रही थी। जगत मेहरा और मेघा डिनर मेन्यू पर चर्चा कर रहे थे। अपनी यात्रा से पहले एक बार जब उन्होंने पुष्टि की कि कौन साथ आ रहा है, तो उन्होंने होटल, हवाई जहाज के टिकटों की व्यवस्था की थी और मेघा से उन्हें हवाई अड्डे पर लेने के बारे में बात की थी। उन्हें मेहमानों की सामान्य भोजन प्राथमिकताओं, वे क्या नहीं खा सकते हैं, उनकी भोजन की आदतों और कौन से व्यंजन सबसे उपयुक्त होंगे का भी अंदाजा हो गया। हालांकि उन्होंने चंचल मौलासी, सुरेंद्र बंसल और याशिका के लिए व्यक्तिगत रूप से खाना नहीं बनाया था, लेकिन उन्होंने 1 या 2 बार एक साथ खाना खाया था, इसलिए उन्हें उनके स्वाद की बुनियादी समझ थी। जतिन के लिए वे कॉलेज के बाद से एक साथ रहते थे, इसलिए वह इस बात से बेहद परिचित थे कि जतिन को क्या खाना पसंद है। जगत मेहरा के निर्देशानुसार मेघा ने पहले ही सामग्री तैयार कर ली थी। जिन्हें काटने की जरूरत थी उन्हें काट दिया गया, जिन्हें भिगोने की जरूरत थी उन्हें भिगोया गया और जिन्हें मैरिनेट करने की आवश्यकता थी उन्हें मैरिनेट किया गया।
एक बार जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो वे दोनों एक साथ रात का खाना तैयार करेंगे, प्रत्येक कुछ व्यंजनों का ध्यान रखते हुए, प्रक्रिया को तेज करने और रात के खाने के लिए एक समृद्ध स्वाद प्रदान करने के लिए। उनकी चर्चा सुनकर ही कविता बंसल प्रत्याशा में निगल गई। फिर वह चंचल मौलासी को भाई मेहरा की पाक कला के बारे में बखान करने लगी, जो उत्सुक लग रही थी। जगत मेहरा, जो इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि किसी डिश में थोड़ा मसाला या सिर्फ लहसुन मिलाना है, अचानक उनके पास पहुंचा और स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया।